हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू लर्निंग इन्फिनिटी। आई एम मोनिका और आज हम पढ़ने वाले हैं समथिंग मोर इंटरेस्टिंग अबाउट मध्य प्रदेश पटवारी हिस्ट्री। सो गाइस, पटवारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इसमें पर्टिकुलरली एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, कैसे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इवेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जिसे कि ब्रोंज एज भी कहा गया है। ये ब्रोंज एज को हम और कैटेगराइज करते हैं तो इसे चार ब्रॉडली कैटेगराइज में बोला गया है। सबसे पहला है सरस्वती कल्चर, देन हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन सिंधु घाटी सभ्यता एंड लास्टली ब्रोंज एज। तो इसे चार और नामों से भी जाना जाता है। इसके साथ ही जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इसे सप्त सिंधु रीजन के अंडर माना गया है। सप्त सिंधु रीजन कौन कौन से हैं? तो इसमें 7 रिवर्स का ब्रॉडली नाम है। पहला है सरस्वती रिवर, देन ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम, सतलुज और उसके साथ में है इंडस। तो ये 7 रिवर्स के किनारे सभ्यता का हम कह सकते हैं कि पूरा पालन पोषण हुआ था। इसीलिए इसे सप्त सिंधु रीजन या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसे चारों दिशाओं में कहाँ से कहाँ तक फैला था वो देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ में मांडू जो कि जम्मू में है, यहाँ तक इसका एक्सटेंशन था। देन साउथ में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ तक था। वेस्ट में सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान का एक जगह है, वहाँ। और ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ तक के इसका हम कह सकते हैं कि चारों दिशाओं में फैला हुआ वर्चस्व था। देन हम बात करते हैं इसकी मेजर साइट्स का। तो मेजर साइट्स आप यहाँ पे येलो कलर से जो मार्क देख रहे हैं, ये पूरा एरिया है जहाँ पे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश थी, फैली हुई थी। कुछ पार्ट्स हमारे इंडिया में भी थे और कुछ आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक में भी है। बट अगर हम इसका प्रोमिनेंट पार्ट्स देखें तो सबसे पहली साइट जो मिली थी वो थी हड़प्पा, जो कि दयाराम सैनी जी को मिली थी 1921 में। ये हड़प्पन साइट जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि पंजाब, पाकिस्तान और वेस्ट सहीवाल में फैली हुई है। ऐसे ही जो सेकंड साइट हमें मिली थी वो थी मोहनजोदड़ो, जिसे कि माउंट ऑफ डेड भी कहा गया था। ये मिली थी आर डी बैनर्जी को 1922 में और ये लाखरा डिस्ट्रिक्ट जो कि सिंध पाकिस्तान में है, वहाँ पे ये स्थित है। देन जो थर्ड बड़ी साइट हमें मिली थी वो थी कालीबंगन, जिसका लिटरली मीन होता है ब्लैक बैंगल्स। ये हमें राजस्थान में मिली है, जो कि एक घोष के द्वारा इसे खोजा गया है 1953 में। देन फोर्थ मेजर साइट है लोथल। ये एस आर राव ने 1953 में इसे खोजा था और ये गुजरात में हमें मिली थी जो इंडिया में है। और एक और इस साइट के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोथल को पोर्ट सिटी भी कहा गया था क्योंकि ये बंदरगाह था सबसे पहला। तो देखिए दोस्तों, ये तो 4 मेजर साइट्स है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स है जैसे सुरकोतड़ा, लोथल, धोलावीरा। ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स है। इसके साथ में राखीगढ़ी भी अभी अभी हमें खोजी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि जो सुरकोतड़ा था, यहाँ पे घोड़े के नाल के ट्रेसेस मिले थे, जो कि एकमात्र ऐसी इंडस साइट है जहाँ पे घोड़े के होने का हमें एविडेंस मिलता है। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो जो एक और इम्पॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है लोथल, वहाँ पे राइस के भी ट्रेसेस मिले हैं। बाकी और अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें राइस की ट्रेसेस नहीं मिले हैं, बट ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे राइस की ट्रेसेस भी हमको मिलते हैं। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो जो इम्पोर्टेंट साइट है जो कि सिंध पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो में हमें एक ग्रेट बाथ मिला था जिसमें भी बहुत ज़्यादा ही एडवांस आर्किटेक्चरल चीज़ें हमें देखने को मिली थी, जैसे कि वहाँ पे का जो फ्लोर था वो बर्न्ट ब्रिक से तैयार किया गया था। साथ ही चेंजिंग रूम्स थे हर एक डायरेक्शन में और वहाँ पे नीचे उतरने के लिए स्टेयरकेस भी था जो कि बर्न्ट ब्रिक से बना हुआ था। अब देखिए दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, ढोलावीरा, ये और इम्पॉर्टेंट 4 मेजर इंडस वैली की साइट्स हैं। तो ये आप ये याद रखिएगा। मोस्टली तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में ही आते हैं, बट इन केस कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल, सुरकोतड़ा, धोलावीरा, ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली राखीगढ़ी के क्वेश्चंस अभी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रीसेंट साइट है जो कि मिली है।
उसके बाद में देखिए टिल नाउ 1400 साइट्स हमें मिली है, जो कि इंडिया में भी बहुत सारी साइट्स है एंड अराउंड 925 साइट्स जो है वो हमें इंडिया में मिली है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैदिक कल्चर की। वैदिक कल्चर का अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो वो है 1500 से लेके 600 बीसी तक का। वैदिक कल्चर को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में। पहला है लेटर वैदिक और सेकंड है अर्ली वैदिक। अब देखिए अर्ली वैदिक में जो था सारी कास्ट एक साथ में रहती थी, लेकिन लेटर वैदिक में प्रॉब्लम्स अराइज हुए थे क्योंकि इसमें चार प्रोमिनेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया था नॉर्मल पीपल को, जो कि था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें टॉप मोस्ट कैटेगरी थी ब्राह्मण्स की और सबसे लीस्ट कैटेगरी थी शूद्रास की। इसके बाद में देखिए आर्यंस जो थे उनको कहा गया था कि ये आर्य है बिकॉज दे स्पीक आर्य लैंग्वेज, और इन्हें कहा गया था कि ये सप्त सिंधु रीजन में सेटल डाउन हो गए थे, तो ये आर्यंस के लिए कहा गया था। इसके साथ ही देखिए जो वैदिक काल के लोग थे वो प्रोमिनेंटली किन भगवानों की पूजा करते थे। इन लोगों के लिए जो पैस्टोरलिस्ट थी वो काऊ को इनका एक मेन हेल्थ मानी जाती थी। कहा जाता था कि जो काऊ है, जो गाय है, ये इनका प्रमुख धन है और उस टाइम पे गायों की पूजा भी बहुत ज़्यादा की जाती थी। इसके साथ ही चार प्रोमिनेंट चीज़ों की पूजा होती थी, वो थे फायर, वाटर, एयर एंड प्लांट्स। इसमें कहा जाता था कि ये इनके चार प्रमुख भगवान हैं, जी ये डिवोटीज है इन सिर्फ चार भगवानों के, इंद्र, अग्नि, वरुण और वायु। इसके अलावा देखा जाए तो शिव भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, इन लोगों को पूजने की रीत बहुत बाद में स्टार्ट हुई, बट वैदिक काल के लोग इन चारों को मोस्ट प्रोमिनेंटली पूजन करते थे। अब देखिए दोस्तों, वैदिक काल में जो है किंग की पोजीशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती थी और किंग्स को एक टाइटल दिया जाता था सम्राट का। कहते थे कि अल्टीमेट पावर सिर्फ किंग के पास में है एंड किंग ही है जो डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ होनी है और क्या चीज़ नहीं होनी है। वैदिक काल में चार प्रोमिनेंट लिटरेचर वर्क भी थे। पहला था ऋग्वेद, देन था सामवेद, देन यजुर्वेद एंड लास्टली अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद में बहुत सारे हाइम्स थे। सामवेद में जो है बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कॉम्पोजिशंस हमें देखने को मिली थी। यजुर्वेद में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे, सैक्रिफाइजल हम कह सकते हैं, फायर अल्टर्स की बात करी थी, और अथर्ववेद में स्पेल्स एंड चार्म्स की बात करी थी। तो ऐसे चार ब्रॉड कैटेगरी में वैदिक लिटरेचर को डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट देखिए ब्रह्मणास जो थे वो वेद के ही अंग कहे गए हैं, वेदांग्स कहे गए हैं। इसमें मोस्टली हम देखेंगे कि ऋग्वेद में तीन इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि वेदांग्स है। पहला है ऐतरेय, देन है कौशिकी, देन है सामाख्या। ऐसे ही यजुर्वेद में चार वेदांग्स है, कष्टका, कपिलकस्तका, मैतरयानी और तैतरयानी। सामवेद में तीन है, पंचविशा, सदाविशा और जैमिनी। और अथर्ववेद में एक लास्ट है जो कि है गोपट। ऐसे ही इन्हें वेदांग्स इसलिए कहा गया था क्योंकि इन्हें लिम्स कहा जाता था, वेद के सब्स्टिट्यूटिव पार्ट कहा जाता था। अब देखिए वेदांग को अगर हम देखें ब्रॉडली तो इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है शिक्षा, देन व्याकरण, देन ज्योतिष, देन कल्प, निरुक्त और लास्ट है छंद। वेदांग आर द साइंस डेवलप्ड बाय द ग्रेट महर्षि ऑफ भारत फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास। वेद हमें क्या सिखाते हैं और वेद की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताते थे हमें वेदांग्स। तो दोस्तों ये हो गई बात अभी हमारी वैदिक कल्चर की और हड़प्पन कल्चर की। आगे वाले लेसन में हम देखेंगे कि और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी हमारे एंशियंट हिस्ट्री में। देन हम बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री एंड देन लास्टली मॉडर्न हिस्ट्री की। सो गाइस, ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।